सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो देखिए बालकों, आज हम एक नया पाठ प्रारंभ कर रहे हैं और वह पाठ रहेगा कक्षा 10वीं की जो क्षितिज पुस्तक है, उस क्षितिज पुस्तक का पाठ बाल गोविंद भगत। और बाल गोविंद भगत जो पाठ है बड़ा ही रोचक पाठ है और एक निश्चित रूप से हमको एक प्रेरणा भी देता है। तो देखिए बालकों, आपने कई प्रकार से संत देखे होंगे, तो इस पाठ में जो बताया कि संत के लिए वेशभूषा या अन्य जो जटाजूट रखना और ये इतनी बातों की आवश्यकता नहीं है, मन से संत होना चाहिए। और इस बाल गोविंद रेखा चरित्र के माध्यम से, बाल गोविंद जो भगत है इसके रेखा चित्र के माध्यम से यही बताया कि सामूहिक चेतना, लोक संस्कृति इत्यादि की इसमें प्रेरणा दी गई है कि जीवन में कर्तव्य भी करना चाहिए, कर्तव्य से भी ईश्वर प्रसन्न होता है और साथ के साथ अपने जो है कार्य के साथ साथ ईश्वर भक्ति को भी विशेष महत्व देना चाहिए। तो यहाँ पर इस पाठ में बाल गोविंद भगत किस प्रकार से अपने जो सांसारिक कर्तव्य हैं उनको निर्वहन करते हुए और किस प्रकार से ईश्वर भक्ति में भी अपने आप को व्यस्त रखते हैं, लीन रखते हैं, तो ऐसे बाल गोविंद भगत के बारे में हम जानकारी इसमें प्राप्त करेंगे। बहुत ही अच्छा पाठ है। और यहाँ पर इस पाठ को प्रारंभ करें इसके पूर्व जो इसके लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी, उनके जीवन का संक्षिप्त परिचय हम जान लेते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर भी कहते हैं और ऐसे महानतम लेखक का जन्म सन 1809 ईस्वी में मुजफ्फरनगर में हुआ। इनकी मृत्यु की बात की जाए तो 1968 में इनकी मृत्यु हुई और मात्र 20 वर्ष की अवस्था में ही, मतलब 1920 में यह स्वतंत्रता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ चुके थे। इसके अलावा 15 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने इनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाएं जो होती है ना, विभिन्न पत्र पत्रिकाएं, उनमें इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लग गए थे। इससे पता लगता है कि कितने प्रतिभाशाली ये लेखक है। तरुण भारत ये कुछ पत्र पत्रिकाएं हैं, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता इत्यादि पत्रिकाओं का संपादन भी इनके द्वारा किया गया। किनके द्वारा? राम वृक्ष बेनीपुरी की। और एक बात और है, इन्होंने जीवन में जितनी भी रचनाएं लिखी है, गद्य की हर तरह की विधा, गद्य की हर प्रकार की विधा लगभग इन्होंने अपनी रचनाओं में लिखने का प्रयास किया है। विधा का मतलब जैसे संस्मरण, कहानी, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, रेखा चित्र, ये इस तरह की विधाएं होती है गद्य की। उन विधाओं में, हर तरह की विधाओं में, जैसे पतितों के देश में उपन्यास है एक, इसी प्रकार चिता के फूल की कहानी और अम्बपाली ये नाटक, और यहाँ पर माटी की मूर्ति रेखा चित्र, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत, जंजीरें और दीवारें संस्मरण, कलम का जादूगर इनको उपनाम है ही इनका। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जिस चरित्र का इन्होंने वर्णन किया है और परीक्षा में भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बाल गोविंद भगत का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो बाल गोविंद भगत अर्थात अब हम पाठ पे आ चुके हैं और पाठ के प्रारंभ में हमको ये जानकारी होना जरूरी है कि जिस चरित्र का हम पाठ पढ़ रहे हैं आखिर उसकी विशेषताएं क्या क्या है, उसका रेखा चित्र क्या है। और रेखा चित्र का मतलब होता है उसको कैसी वेशभूषा पहनता है, कैसी बनावट है, क्या है, वो सारी बातें रेखा चित्र में आती है। तो पाठ प्रारंभ करें उसके पहले एक बार बाल गोविंद भगत के रेखा चित्र को भी हम समझ लेते हैं कि बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। बाल पक गए थे, बाल पक गए थे मतलब सफ़ेद हो गए थे, इससे उम्र का भी अंदाजा लग जाता है। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो रखते नहीं थे, भगत है लेकिन उसके लिए लंबी दाढ़ी और जटाजूट जैसे संत रखते हैं ना कई, तो उस प्रकार की लंबी दाढ़ी या जटाजूट वो नहीं रखते थे, किंतु चेहरा हमेशा सफ़ेद बालों से चमकता रहता था। सिर पर सफ़ेद बाल आगे किए रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, एक संत को जितने कपड़े की आवश्यकता उतनी कपड़े पहनते थे। कमर पर लंगोटी थी और सिर पर कबीरपंथी टोपी, और जब जाड़े के दिन होते हैं तो एक कम्बल अपने ज़रूर रख लेते हैं साथ में। मस्तक पर रामानंदी तिलक, मस्तक पर हमेशा रामानंदी तिलक लगाते थे। रामानंदी तिलक का मतलब हो गया कि जो नाक से लेकर ऊपर तक चलता है वो रामानंदी, और गले में तुलसी की बेडोल माला वो पहनते थे। ऐसे बाल गोविंद भगत का रेखा चित्र
है। अब ये बात हो गई रेखा चित्र की। और क्या क्या विशेषता थी, क्यों उनको भगत कहा जाता है, क्यों संत कहा जाता है, ये भी हम अब देखिए कि बाल गोविंद भगत का रेखा चित्र हमने पढ़ लिया और रेखा चित्र के माध्यम से कैसा लग रहा था कि ऐसे लग रहे थे जैसे कोई संत है, लेकिन वास्तव में वो संत नहीं है। वह बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे और गृहस्थ होने के साथ साथ वह जो संत की परिभाषाओं में बिल्कुल खरे उतरते थे, साधु की परिभाषाओं में खरे उतरते थे। परिवार भी, खेती बाड़ी भी करते थे, ऐसा नहीं अपने कामों से मुक्त हो गए हो, खेती बाड़ी भी करते थे, परिवार भी रखते थे, फिर भी साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरते थे। कैसे? क्योंकि कबीर को अपना साहब मानते थे और कबीर के बताए मार्ग पर वो जीवन में चलते थे। और कबीरदास जी का भी आपको पता होगा, जीवन के बारे में पढ़ा होगा। कबीरदास जी बाह्य आडंबर, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, इन सब पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे, इनका प्रतिकार करते थे। और कुछ कुछ उनके आदर्शों पे चलने वाले बाल गोविंद भगत भी इसी प्रकार के थे, इसलिए वो कबीर को साहब मानते थे। जैसे परीक्षाओं में कई प्रकार से प्रश्न आ जाता है कि बाल गोविंद भगत किसको साहब मानते थे? कबीर को साहब मानते थे। इसलिए कबीर को जब साहब का मतलब ईश्वर मानते थे, आराध्य मानते थे, तो उन्हीं के आदर्शों पे वो चलते थे। कैसे? कि कहीं पर भी गांव के बीच में कहीं भी अगर गाना है तो उन्हीं के गीतों को गुनगुनाते थे, उन्हीं के पदों को गुनगुनाते थे। और जो उन्होंने आदेश दिए, अर्थात जो कबीरदास जी ने जो मार्ग बताया, उस पर हमेशा चलते थे। कौन कौन से? जैसे कभी जीवन में झूठ नहीं बोलना चाहिए, इसका पूरी तरीके से बाल गोविंद भगत अक्सर से पालन करते थे कि जीवन में व्यक्ति को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसके साथ साथ सबके साथ खरा व्यवहार रखते थे। खरा व्यवहार से तात्पर्य क्या हो गया? स्पष्ट बोलना, राग लपेट नहीं करना, चापलूसी नहीं करना। जो भी बात है, चाहे उसको सामने वाले को अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन सही बात है उसको कहने में संकोच नहीं करना, ये उनकी एक विशेषता और थी। और दूसरी बात ये थी कि किसी भी वस्तु को, किसी की भी वस्तु को बिना पूछे हाथ नहीं लगाते थे। ये उनके सिद्धांत थे, संस्कार थे कि कोई भी वस्तु, जैसे अगर हमारी भी आदत होनी चाहिए कि अगर हम किसी वस्तु को ले किसी को, तो पहले उस वस्तु से संबंधित उस व्यक्ति से पूछ ले, पूछ करके ही हम वस्तु का इस्तेमाल करें। और वही आदत इनकी थी। गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। गृहस्थ होने के बाद भी ये मानते थे कि मेरी सब चीज़ साहब की है। साहब कौन थे इनके? कबीर, कि कबीर की है। और इसलिए क्या करते थे? खेत में जो भी गेहूँ, अन्न, जो भी उपज पैदा होती थी, उसको पहले कबीर के दरबार में पहुंचा के आते थे, साहब के दरबार में पहुंचा के आते थे। और वहाँ से उतनी सामग्री लाते थे जिनसे इनका गुजर चल सके। कि बहुत फसल हो गई, इनको लगता है कि मुझे वर्ष भर के लिए इतना धान चाहिए, इतने फसल चाहिए, उतनी लेकर के आते थे, शेष वहाँ पर चढ़ा करके आ जाते थे। तो इसमें एक बात और आती कि लालच इनके मन में बिल्कुल नहीं था, कोई ईर्ष्या नहीं थी, कोई तृष्णा नहीं थी, और ज़रूरत के हिसाब से अपनी सामग्री लेकर के आते, शेष कबीर को साहब के दरबार में चढ़ा करके आ जाते थे। ये इनकी कुछ विशेषताएं थी। और इन विशेषताओं, कभी कभी तो ऐसा भी है कि सोच के लिए भी दूसरे खेत में वो नहीं जाते थे, दूसरे खेत में सोच के लिए भी नहीं जाते थे। ये इनकी कुछ विशेषताएं हमने पढ़ी। इनके साथ साथ इनका रेखा चित्र हमने पढ़ा। और रेखा चित्र अगर पूछा जाए बाल गोविंद भगत का, तो अभी जो बताया था कि लंबी दाढ़ी और जटाजूट तो वो रखते नहीं थे। कबीरपंथी टोपी धारण करते थे, सफ़ेद बाल थे, बाल पक गए थे, और एक कमर पर लंगोटी तथा कंबल, सर्दी में कंबल धारण कर लेते थे। ये तो सब उनके रेखा चित्र हो गए। और बाल गोविंद भगत की कुछ विशेषताएं पूछी जाए तो ये हमको लिख दे रहा है। अब उनकी दिनचर्या किस प्रकार चलती थी, कैसे वो कार्य करते थे, सर्दी के दिनों में उनका व्यवहार कैसा रहता था, गर्मी के दिनों में कैसा रहता था, बरसात के दिनों में कैसा रहता था, और किस प्रकार अपनी भक्ति के साथ साथ अपने गृहस्थ के कर्तव्यों को भी वो पूर्ण करते हैं। ऐसी कौन सी बात है जिन्होंने प्रेरणा देकर कुछ समाज सुधार का काम की तरफ भी उन्होंने कदम उठाया। ये तो सब बातें हम अगले भाग में पढ़ेंगे ही। इसके पहले हम
इसकी व्याख्या और प्रसंग कैसे लिखे वो भी हम समझ लेते हैं। मान लो इसी की व्याख्या आ जाए तो हमको लिखना है प्रसंग। सर्वप्रथम हमको प्रसंग का बिंदु डालना है। प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज के अंतर्गत रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित बाल गोविंद भगत शीर्षक से अवतरित है। इसमें लेखक ने, अब इसी की आ जाए मान लो व्याख्या, तो इसमें लेखक ने क्या बताया है? बाल गोविंद भगत के जीवन की विशेषताओं का वर्णन किया है। जीवन की विशेषताओं का वर्णन किया है। ठीक है, ये इसका प्रसंग हो गया। अब विशेष व्याख्या भी बताई थी, इस प्रकार इसको विस्तार से थोड़ा लिख देना हमको। और विशेष के लिए, इसके विशेष में हमको क्या क्या लिखना है वो मैं इधर बता देता हूँ। थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, जब तक आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। अब यहाँ पर विशेष की बात की जाए तो विशेष में क्या करेंगे? विशेष के अंतर्गत भाषा सरल सुबोध व प्रवाह में है। ठीक है, यहाँ पर उपसर्ग प्रत्यय युक्त शब्दावली का प्रयोग। तीसरी बात रख दें हम तो बाल गोविंद भगत के जीवन की विशेषताओं का बहुत सुंदर चित्रण हुआ है। ये इस प्रकार हम विशेष लिख देंगे। प्रसंग व्याख्या बताई दी। अब और भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स है ही अपना, उसमें आप पूछ सकते हैं। तो ये रही बाल गोविंद के रेखा चित्र, बाल गोविंद भगत की विशेषताएं और कवि लेखक परिचय, इन तीनों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब हम पाठ को विस्तार रूप से आगे के भाग में अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे कि बाल गोविंद भगत का जीवन चरित्र तो किस प्रकार था, किस प्रकार वो व्यवहार में चलते थे, लोगों से उनका व्यवहार कैसा था। ये सारी बातें हम अगले भाग में अध्ययन करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।